हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। में अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया है। सीईसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल की नेता ने भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई दिग्गज शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को हुई बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारने का आग्रह किया है। सूत्रों ने बताया कि यूपी में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे और राज्य में सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टिकट देने का आग्रह किया है। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के विचारों का समर्थन किया और निर्णय शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर फैसला 1 या 2 दिन में हो जाएगा। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सीईसी की बैठक के दौरान पंजाब की शेष 5 सीटों के लिए भी लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा की गई है। वही बात करें लोकसभा चुनाव की, तो जहां कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी हैं, वहीं पीएम मोदी अपने हर जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर हमला कर रहे हैं। अपनी जनसभा में कांग्रेस पर एक बार फिर पीएम मोदी ने हमला किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती, लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे? क्या कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे? क्या कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ असम के बारपेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस बीजेपी मिलकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। असम का मुख्यमंत्री कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य है। अगर ऐसा रहा तो देश में बराबरी कैसे आएगी? मणिपुर हिंसा में जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। मिलके आज जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु कि चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है, और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा? बोली नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि, गोरक्षम, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम, परिचार्यात्मक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम, बाकी सभी की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। तो मैं अब इसकी सेवा करने के लिए जाना पड़ता है, ये अगर पढ़े तो। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और महागठबंधन के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह एक अंकल जी हैं, ऐसे होते हैं जो दरबार लगाकर सबको ज्ञान देते हैं। ऐसे ही अंकल जी किसी दिन कहने लगेंगे कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस सरकार आएगी तो आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेगी और किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या हंसते नहीं हैं? घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं तो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है। ये सच हो सकता है? आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा?
ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए। वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। खास बात इस रोड शो की यह रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस रोड शो को लीड किया। प्रचार वैन पर सवार हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ती रहीं और इस दौरान समर्थक आई लव केजरीवाल के पोस्टर हाथ में लिए नजर आए। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सड़क पर उनका काफिला पहुंचा, जिसमें दिल्ली भर से आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का पहला राजनीतिक अभियान है ये। रोड शो के दौरान सीएम की पत्नी ने जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपके मुख्यमंत्री, उनके पति को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, जबकि कोर्ट में उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रखेंगे। ये नया सिस्टम निकाला है कि जांच तक जेल में रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर है, 12 साल से वो इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन नहीं दी तो किडनी, लीवर खराब हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो आप लोग। 25 मई को आप सभी वोट देने जाएंगे, पक्का से जाएंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही को हटाएंगे। भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो देश के कई प्रधानमंत्री देखी। इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो गई, राजीव को मैंने टुकड़ों में घर लाया, वे देश के लिए शहीद हो गए। मनमोहन सिंह जी इस देश में क्रांति लेकर आए। विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जो एक सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन वो दावे से कह सकती हैं कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जनता के सामने झूठ बोलते हैं। आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले, उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके चाचा 17 महीने साथ रहे और उन 17 महीने में तेजस्वी ने उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ से नियुक्ति पत्र बंटवाए जिससे असंभव कहते थे वो। भाजपा के 2-2 उप मुख्यमंत्री बने, कोई एक काम बता दे
कि 2 उप मुख्यमंत्री ने बिहार में क्या किया होगा। इन्होंने एक ही काम किया है, दिन रात लालू यादव और उन्हें गाली दे रहे हैं। वो यही से गए हैं, हम मान सम्मान देते हैं और बाद में पलट जाते हैं और हमें ही गाली देते हैं। सब भाई लोग ही हैं, हम नफरत फैलाने का काम नहीं करते, हम कलम बांटने का काम करते हैं, ताकि तलवार बांटने का नहीं। जब हमारे चाचा हमारे साथ आए, वो 17 महीने साथ रहे और उस 17 महीने में तेजस्वी ने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया जो असंभव कहते थे। 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। हमने कहा था सब जितना स्वयं सहायता समूह है, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, सबके दुगुना कर देंगे मानदेय को। हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने वादा किया था नियोजित शिक्षकों से कि राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे जब हम सरकार में आएगा तेजस्वी को। 4.5 लाख लोगों को तेजस्वी ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हम लोग 5 लाख तो दिए, 3 लाख का और वहीं संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। ममता बनर्जी की सरकार में बम धमाके गोला बारूद आम बात बन गई है, ये बात अनुराग ठाकुर ने कही है। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर आतंकवादियों को कहीं पनाह मिलती है तो वो है पश्चिम बंगाल। आखिर ये किस तरीके की सरकार है जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बढ़ावा आतंकवाद और अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। लगता है कि वहां पर सरकार है ही नहीं। ममता बनर्जी भ्रष्ट अधिकारियों, कभी व्यापारी नेताओं को बचाने या अपने भ्रष्ट नेता को बचाने में खड़ी होती हैं। ये बातें अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई हैं। गोला बारूद ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा पर भी जमकर प्रहार किया है। मामा के घर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सैम पित्रोदा और राहुल गांधी गुरु चेले हैं। यही सैम पित्रोदा राजीव गांधी के भी गुरु रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा जैसे लोग कांग्रेस को विचार देते हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति भारत की ही है, यह अमेरिका नहीं है। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। शिवराज ने आगे कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को अपना मिशन बताती है, उसके पीछे इनके खतरनाक इरादे हैं। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये दलित आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। और सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है
कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति। वहीं सीएम मोहन यादव ने वोटिंग को लेकर बयान दिया है। वोटिंग प्रतिशत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के 20% वोट बढ़े हैं। बीजेपी बहुत अच्छी ही स्थिति में जीतने वाली है। 12 सीटों के मतदान रिकॉर्ड जीत दिलवा रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, कभी चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ता है। कांग्रेस को इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है। द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएँ थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया है यह हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का। वहीं जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिख कौम की अगर किसी ने सही मायने में काम किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लंबे समय तक पंजाब के प्रभारी रहे हैं। पंजाब का कोई ऐसा शहर या जिला नहीं है जहां वे गए नहीं हो। जेपी नड्डा ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि FCRA का पंजीकरण हो। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिससे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे लोग भी हमारे सिख समुदाय के लिए काम नहीं कर सके। के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने के दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा है और इसी लगाव के दृष्टि से आप देखेंगे बहुत लंबे समय से हम कहते थे कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारे दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहां पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह FCRA का रजिस्ट्रेशन न होना और वह कंट्रीब्यूशन न पहुंचना,
ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वहीं हाथरस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा और एनडीए है और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे कराएंगे। अगर आपके बाप दादा ने 4 कमरों का घर बनाया तो आप 2 कमरों में रहो, 2 कमरे कांग्रेस और सपा के अधिकार में चले जाएंगे। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। से कहने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इसमें विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, भारत के अंदर वहीं उड़ीसा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमलिक विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि उड़ीसा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमलिका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिया पदयात्रा में हिस्सा लिया। वहीं राजद के खिलाफ भाजपा ने पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने एक प्रेस वार्ता करके लालू परिवार पर कई तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजद के युवराज कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस तरह से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को महागठबंधन आगे करके लोकतंत्र का हनन कर रही है, उसका जवाब बिहार की महान जनता देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुशवाहा, कुमार सिंह और रणधीर कुमार यादव समेत कई वरीय नेता मौजूद रहे।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।